हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे रीट 2026 के बारे में, जिसके अंदर से सबसे पहले अपन आईसीटी के बारे में चर्चा कर रहे हैं मेरे भाई। L1 और L2 वालों के लिए रामबाण साबित होगी। जिस प्रकार से साथियों अपन ने वीडियो के अंदर से अपना प्रयास किया था और वीडियो की क्लासेज के अंदर से आपने देखा होगा कि वीडियो के पेपर में अपनी क्लास से किस प्रकार से कंटेंट आया था। देखो साथियों, मेरा काम शो ऑफ करने का नहीं है, मैं कभी भी आपके सामने स्क्रीनशॉट शेयर नहीं करता। पर जो आपको लॉयल्टी से मेरी क्लासेस लेता है मेरे भाई, उसको जाकर आप पूछ सकते हो कि मेरी क्लासेस के अंदर से कैसा कंटेंट आता है। ठीक है, तो साथियों आज अपन जो श्रृंखला चलाएंगे जिसके अंदर से अपन रीट 2026 के अंदर से साथियों L1 और L2 की जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सारे सब्जेक्टों को अपन MCQs के हिसाब से देखने वाले हैं। और साथियों अभी अपने पास में करीबन 1 या 1.5 महीने, एक मतलब जनवरी तक का अपने पास में टाइम है। मोटा मोटी तौर पर बात करें तो मेरे भाई, मैंने अब की बार क्या किया है, इसके अंदर से जो क्वेश्चंस की संख्या है वो बढ़ा दी गई है। तो साथियों इस श्रृंखला के अंदर से अपन 300 MCQs देखेंगे। टॉप 300 MCQs के बारे में अपन चर्चा करेंगे, जिससे आपका सिलेबस है वो बढ़िया तरीके से हो जाए और बढ़िया तरीके से आपका रिविजन हो जाए। मैं इतना दावा कर सकता हूं कि साथियों हूबहू आपको आपके पेपर में सवाल मिल जाएंगे। ठीक है, या फिर जिस भी भाई ने अभी तैयारी करना स्टार्ट की है रीट की, तो उसका भी बढ़िया तरीके से रिवीजन हो जाएगा मेरे भाई। इस प्रकार से सवाल बनाए गए हैं। हर सब्जेक्ट के साथियों अपन 300 MCQs देखेंगे। तो मोटा मोटी तौर पर बात करें तो साथियों आपके पास में जो क्वेश्चंस की संख्या है उसका कलेक्शन बढ़िया तरीके से हो जाएगा मेरे भाई। ऑलमोस्ट आपका जो पूरा का पूरा सिलेबस है उसके अंदर से आपका तैयार हो जाएगा। और साथियों ये जो है ना, ये आईसीटी साथियों आपके फर्स्ट ग्रेड में भी है, और साथ ही बात करें आपके रीट के अंदर भी है। और साथियों अभी जो EMRS की वैकेंसी आ रखी है उसमें भी आपको आईसीटी दे रखी है, उसके लिए भी साथियों ये क्लास होने वाली है। ठीक है, मैंने रूप से बात करें तो साथियों आईसीटी के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे के सारे अपन इसमें चर्चा करेंगे साथियों। और मैं आपसे दावा करता हूं कि इस क्लास से सवाल बाहर नहीं जाएगा। ये टॉप 300 MCQs हैं, इसी के अंदर से आपको सवाल मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। सवाल क्या दे रखा है मेरे भाई? सवाल दे रखा है कि डेटा, सूचना, जानकारी, ज्ञान और बुद्धि, बोले तो साथियों डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम को सही क्रम को दर्शाने वाला प्रवाह कौन सा है? ऐसे सवाल पूछे जाते हैं मेरे भाई, तो ये याद रखना। इसके अंदर से बात की जाए तो इसका जो सही क्रम होता है वो सबसे पहले साथियों क्या होगा? डेटा बनेगा। और डेटा के बाद में साथियों वो क्या होगा? साथियों सूचना का निर्माण होगा, बोले तो आई का निर्माण हो जाएगा। और साथियों इन्फॉर्मेशन से साथियों क्या हो जाएगा? याद रखना, DKIW इसको बोला जाता है साथियों। DKIW एक पिरामिड होता है, अपन जैसे IT के अंदर से पढ़ते हैं तो याद रखना। सबसे पहले जो छोटा सा जो डेटा होता है उस डेटा के अंदर से इंफॉर्मेशन का निर्माण होता है, उस इंफॉर्मेशन से साथियों नॉलेज का निर्माण होता है, और उस नॉलेज से साथियों विजडम का निर्माण होता है, बोले तो बुद्धि का निर्माण होता है। तो यहाँ पर से याद रखना, यहाँ पर से C सही रहेगा। याद रखना साथियों इसका जो फ्लो होता है वो DKIW पिरामिड होता है। क्या होता है साथियों? DIKW क्या होता है मेरे भाई? DKIW पिरामिड होता है। इसी से आपको याद रखना है, इससे सवाल बन सकता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। आगे बात करते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या दे रखा है कि सूचना प्रौद्योगिकी, बोले तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मुख्यतः किससे संबंधित है? तो साथियों जो IT या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मुख्य रूप से बात की जाए तो साथियों वो संबंधित है डेटा की प्राप्ति, सूचना संग्रहण, आदान प्रदान और अध्ययन, साथ ही डिजाइन आदि कार्यों के संपादन के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के अनुप्रयोगों से संबंधित है। और आपका ऑप्शन नंबर C सही रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं मेरे भाई, तीसरा सवाल आ जाता है कि वह कौन सी मेमोरी है जिसे अस्थायी, बोले तो वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है, और कंप्यूटर की पावर सप्लाई बंद होने पर डेटा स्वतः ही डिलीट हो जाता है। तो साथियों वो कौन सी आती है? याद रखना साथियों, वो रैम मेमोरी आती है, जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। क्या कहते हैं मेरे भाई? रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर से साथियों क्या होता है, जैसे ही आपके पास में जो लाइट का कनेक्शन कट जाता है, फिर पावर सप्लाई कट जाती है, तो साथियों यहाँ पर से जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। अब इन चारों ऑप्शनों के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। जैसे रोम है, रीड ओनली मेमोरी, तो साथियों ये वोलेटाइल मेमोरी है।
कैसी है, सॉरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर से साथियों क्या होता है कि जैसे ही आपके पास में पावर सप्लाई बंद होती है तो इसके अंदर से साथियों क्या होता है, डेटा डिलीट नहीं होता। दूसरा बात करते हैं पीरोम। इस पीरोम की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है, तो याद रखना इसकी फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसको कहा जाता है साथियों। क्या कहते हैं, यह जो बात करें तो साथियों इसका अंदर से बात करें तो ये होती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। दूसरा बात करते हैं साथियों केस मेमोरी। केस मेमोरी मेरे भाई ये क्या होती है, ये भी साथियों एक अस्थायी मेमोरी होती है। क्या होती है साथियों, अस्थायी मेमोरी होती है, लेकिन यह मुख्य मेमोरी नहीं है, याद रखना है। ठीक है, इसका जो प्रयोग होता है मेरे भाई ये सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच में स्थित होती है, थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा कौन सा दे रखा कि कंप्यूटर की विशेषताओं के संबंध में गति बोले तो स्पीड का अर्थ आपसे पूछा गया है। तो देखो साथियों यहाँ पर से साथियों क्या आता है, यह एक मशीन है जो अधिक तेजी से गणनाएं कर सकती है, तो ये इसका संबंध आ जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं, देखो साथियों यहाँ पर से जैसे ऑप्शन नंबर दे रखा है कि एक ऐसी मशीन जो बिना थके लगातार कार्य कर सकती है, यह कंप्यूटर की कौन सी विशेषता आती है मेरे भाई, इसको बोला जाता है डिलीजेंसी, मतलब कि लगन से काम कर सकती है। जैसे आपने क्या किया कि 2 घंटे पढ़े, बाद में बोलते हो कि हम तो थक गए, तो ये कंप्यूटर के अंदर से नहीं होता साथियों, उसके अंदर से एक डिलीजेंसी होता है साथियों, उसको अपन बोल सकते हैं कि लगन होती है, उसको दर्शाता है। दूसरा बात करें तो साथियों दूसरा कौन सा दे रखा है, यह एक समान डेटा सेट को से एक जैसे परिणाम देती है। तो साथियों इसके अंदर से क्या होता है, ये होती है साथियों इसकी जो बोल तो विश्वसनीयता को दर्शाती है। ठीक है, और दूसरा बात करें यह है कि स्वचालित मशीन, तो साथियों किसको दर्शाती है, ये ऑटोमेटिक स्वचालित को या फिर स्वचालन को दर्शाती है, थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा दे रखा कि निम्न में से कौन सा एक पॉइंट एवं ड्रॉ डिवाइस नहीं है। कौन सा पूछा गया है मेरे भाई, पॉइंट एवं ड्रॉ डिवाइस कौन सा नहीं है। तो साथियों याद रखना यहाँ पर से माउस है, लाइट पेन है, जॉयस्टिक है, लेकिन साथियों यहाँ पर से जो कीबोर्ड है ये पॉइंट और ड्रॉ डिवाइस नहीं है, याद रखना है। ठीक है, अब इनका थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। जैसे माउस होता है साथियों, यहाँ पर से क्या होता है साथियों कि माउस है यह सबसे अधिक उपयोग ली जाने वाली पॉइंटिंग डिवाइस है। दूसरा बात करें मेरे भाई, लाइट पेन साथियों क्या होता है, एक पेन की आकृति का होता है और उसके अंदर से साथियों लेजर सेंसिटिव डिवाइस होती है जिसका उपयोग इनपुट देने के लिए किया जाता है। दूसरा बात करें जॉयस्टिक, तो इसका प्रयोग साथियों क्या होता है, जैसे आपको उपयोग है ना कंप्यूटर के अंदर से गेम खेलने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से बटन से आते हैं, तो उसको आपने देखा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, छठा सवाल दे रखा है, वह तकनीक जो इंजेक्ट प्रिंटर में प्रिंटर के लिए स्याही की छोटी बूंदों को छिड़कने हेतु प्रयोग की जाती है, किस प्रकार के प्रिंटर के अंतर्गत आती है। तो साथियों वो आती है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर से। अब सबसे पहले बात करते हैं कि इसके अंदर से कौन कौन सी चीज़ आती है। इम्पैक्ट प्रिंटर ये प्रिंटिंग हेतु एक प्रिंटर हेड का प्रयोग करते हैं। सो साथियों जिसके अंदर से क्या होता है कि कागज़ के ऊपर चोट पहुंचाकर साथियों प्रिंट करने का होता है। दूसरा बात करें लाइन प्रिंटर, तो लाइन प्रिंटर क्या होता है साथियों, ये इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार है जो एक समान एक लाइन को प्रिंट करते हैं। दूसरा बात करते हैं करेक्टर प्रिंटर, ये साथियों इम्पैक्ट प्रिंटर का एक प्रकार आता है जो जिसमें से क्या होता है कि केवल एक अक्षर को प्रिंट करते हैं, ये थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा कौन सा दे रखा है, 7 का सवाल दे रखा है। सवाल है कि इंफ्रारेड तरंगें का उपयोग मुख्य रूप से किस क्षेत्र में किया जाता है। तो इंफ्रारेड का जो प्रयोग होता है मेरे भाई ये याद रखना टीवी या फिर अन्य उपकरण को नियंत्रण करने वाले रिमोट में किया जाता है, ये बहुत बार पूछा जाता है, याद रखना है। ठीक है, अब दूसरा बात करें मेरे भाई, यहाँ पर से साथियों जैसे लंबी दूरी का संचार, टेलीविजन प्रसारण, लंबी दूरी के टेलीफोन तार इसके अंदर से आपको देखने को मिलेगा। देखो इसके अंदर से साथियों इन तीनों दोनों के अंदर से मतलब कि लंबी दूरी का संचार हो गई, टेलीविजन प्रसारण हो गया, लंबी दूरी के टेलीफोन संचार के लिए, तो इसके लिए साथियों जैसे अपन माइक्रोवेव या फिर सैटेलाइट तरंगों का प्रयोग होता है जिनकी आवृत्ति अधिक आपको देखने को मिलती है, या फिर टीवी और अन्य उपकरण होते हैं उसको नियंत्रित करने के लिए। यार रिमोट कंट्रोल नहीं होता क्या मेरे भाई, उस रिमोट कंट्रोल हो गया, ये टीवी हो गया, इसको कंट्रोल करने के लिए कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना मेरे भाई इंफ्रारेड तरंगों का प्रयोग किया जाता है। कैसे क्वेश्चन कैसे भी घुमा सकता है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे पे, सवाल दे रखा है निम्न में से कौन सा एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना मेरे भाई, वहीं पर आपका सवाल हो जाता है। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो साथियों कौन सा होता है,
MS वर्ड है ये एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है, ये क्या है मेरे भाई, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कौन सा है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है। दूसरा बात करें जैसे एंटीवायरस हो गया, एंटीवायरस साथियों क्या जाता है, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। दूसरा लिंकर बात करें तो साथियों ये भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। दूसरा बात करते हैं डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन, साथियों ये भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आ जाता है। लेकिन जो है MS वर्ड है ये क्या जाता है मेरे भाई, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कैसा आता है मेरे भाई, याद रखना इसके अंदर से, ये कौन सा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, 9 का सवाल दे रखा है, वह सॉफ्टवेयर जिसे उपयोग में लेने हेतु पहले उसके लाइसेंस को खरीदने की आवश्यकता होती है क्या कहलाता है। ठीक है, इसको कहा जाता है साथियों प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जैसे अपन बोल सकते हैं कि MS विंडो हो गया, एडोब रीडर हो गया, इनके अंदर से। फ्रीवेयर बात करें तो साथियों जिसको अपन खुद मतलब कि फ्री के अंदर से उपलब्ध होते हैं वो आ जाता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बात करें तो साथियों ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंदर से बात करें तो देखो कौन कौन सा आएगा, जिसके अंदर से साथियों जिसका सोर्स कोड सभी के लिए खुला रहता है, जैसे लिनक्स हो गया, मोजिला हो गया, फायरफॉक्स हो गया। ठीक है, और नीचे वाला अपना जो क्वेश्चन आ जाता है शेयरवेयर। शेयरवेयर क्या होता है कि ऐसे सॉफ्टवेयर जिसे खरीदने से पहले एक निश्चित समय तक उपयोग में लेने के लिए देखा सकते हैं, उसको कहा जाता है साथियों। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है G2C बोले तो गवर्नमेंट टू सिटीजन मॉडल के अंतर्गत कौन सी ई-गवर्नेंस सेवा आती है। तो कौन सी आती है मेरे भाई, यहाँ पर से याद रखना, इसमें से आपको देखने को मिलेगी गवर्नमेंट टू सिटीजन। कौन सी मिलेगी, गवर्नमेंट टू सिटीजन आती है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर आपका C सही रहेगा। अब जैसे गवर्नमेंट टू बिजनेस तो इसमें से G2B आती है। दूसरा बात करें तो साथियों दूसरा कौन सा था, G2E आ गया, G2G आ गया, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है 11 का, कथन क्या है मेरे भाई, इस कथन के बारे में बात करें। देखो साथियों क्या दे रखा है कि केस मेमोरी अस्थायी बोले तो टेम्परेरी होती है क्योंकि इसमें SRAM का उपयोग होता है। और बात करें कारण के बारे में, लेकिन यहाँ पर से जो कथन है वो तो बात एकदम सही है। दूसरा बात करें कारण क्या कर रहा है कि केस मेमोरी CPU तथा मुख्य मेमोरी के बीच स्थित होती है, यह लोकलिटी ऑफ रेफरेंस के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ये बात एकदम सही है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन यहाँ पर से व्याख्या कहीं पर हो नहीं रही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा मेरे भाई, यहाँ पर से याद रखना ऑप्शन नंबर आपका B रहेगा। ठीक है, कथन और दोनों सही हैं लेकिन RA की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट कौन सा दे रखा है, देखो दोबारा से कथन और कारण वाला सवाल आ रखा है। सवाल में क्या करा कि देखो कथन वाले में बात करें, देखो लेजर प्रिंटर को पेज प्रिंटर भी कहा जाता है और इसकी गति साथियों PPM पेज पर मिनट में मापी जाती है। बात सही है मेरे भाई। दूसरा बात करें तो लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जो कि फोटोकॉपी मशीन सिद्धांत पर कार्य करते हैं। बात एकदम सही है मेरे भाई। कथन और कारण दोनों सही है लेकिन व्याख्या कहीं पर नहीं हो रही, तो ऑप्शन नंबर आपका A लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट कौन सा दे रखा है, दोबारा से कथन और कारण वाला सवाल आपके पास में दे रखा है। कथन और कारण वाले के बारे में अपन बात करें, देखो साथियों यहाँ पर से कौन सा सही रहेगा कि माइक्रोवेव ट्रांसमिशन में सूक्ष्म तरंगों का प्रसारण उच्च आवृत्ति के रेडियो तरंगों के माध्यम से होता है, यह केवल सीधी रेखा में चल सकती है। बात एकदम सही है मेरे भाई। दूसरा बात करें, रेडियो तरंगें ओमनी डायरेक्शनल होती हैं और इन्हें भौतिक अवरोधक जैसे इमारत पहाड़ को पार करने की क्षमता होती है, जिससे वे आसानी से लंबी दूरी तक पहुंच सकती हैं। यह बात भी सही है। कथन और कारण दोनों सही हैं लाडले की, लेकिन व्याख्या नहीं हो रही है मेरे भाई। तो कौन सा लगाओगे, ऑप्शन नंबर आपका B लगाओगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट कौन सा सवाल दे रखा है, 14 का सवाल दे रखा है। नेक्स्ट दे रखा है मेरे भाई कि ई-लर्निंग में प्रशिक्षण शैक्षणिक या फिर सीखने की सामग्री को कंप्यूटर या फिर इलेक्ट्रॉनिक शक्ति के उपयोग से उपलब्ध कराई जाती है और यह ऑन डिमांड हो सकती है। बात सही है। दूसरा बात करें मेरे भाई, ई लर्निंग यात्राएं फिर ट्रेवल की दिक्कतों और निश्चित समय पर उपस्थित की बाध्यता से मुक्ति दिलाती है। ये बात भी सही है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर यहाँ पर से कथन और कारण सही है लेकिन व्याख्या कहीं नहीं हो रही ना, तो कौन सा लगाओगे, ऑप्शन नंबर आपका B लगाओगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट कौन सा दे रखा है, 15 का सवाल दे रखा है। देखो सवाल दे रखा है कि डिजिटल हस्ताक्षर बोले तो डिजिटल सिग्नेचर इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के सत्यापन या फिर प्रमाणित करने हेतु उपयोग किया जाता है। बात एकदम सही है। दूसरा बात करें मेरे भाई, सत्यनिष्ठा
का तात्पर्य यह है कि डेटा उसी रूप में होना चाहिए जिस रूप में उसे भेजा गया था। तो यहाँ पर से बात भी सही है, लेकिन व्याख्या नहीं हो रही है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल कौन सा दे रखा है, निम्नलिखित का सही कलम आपको बताना है, सही मिलान करना है। प्रथम पीढ़ी, सेकंड पीढ़ी, थर्ड जनरेशन दे रखी है और उसके अंदर से प्रयोग पूछे गए हैं। तो मेरे भाई सबसे पहले जो प्रथम पीढ़ी है उसमें से वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर इसमें मिला दो। दूसरा बात करते हैं, दूसरे के अंदर से जो दूसरी पीढ़ी आती है मेरे भाई, उसके अंदर से बात की जाए तो दूसरी पीढ़ी में क्या प्रयोग होता है, दूसरी पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब को हटाकर वहाँ पर से ट्रांजिस्टर आ गया, ये लो भाई। तीसरी पीढ़ी में बात करें मेरे भाई, तो तीसरी पीढ़ी में जो ट्रांजिस्टर को बढ़ा दिया, आईसी आ गया, इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया। चतुर्थ पीढ़ी में बात करें तो साथियों वीएलएसआई आ जाता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आ जाता है। और पांचवी पीढ़ी में बात करें जो अभी वर्तमान में चल रही है उसमें से यूएलएसआई का प्रयोग होने लग जाता है। तो इसी के साथ में साथियों आपका जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहने वाला है उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो देखो साथियों पहले में चौथा है, तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका तीसरा रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से सवाल दे रखा है कंप्यूटर के प्रकारों और उनके अनुप्रयोगों का सही मिलान करना है। एक तरफ आपको कंप्यूटर के प्रकार दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको अनुप्रयोग या फिर उदाहरण दे रखे हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से नाम आता है एनालॉग कंप्यूटर का। एनालॉग कंप्यूटर आता है सो इसमें से साथियों जैसे भौतिक इकाइयाँ हो गई जिसमें ताप, दाब, करंट आदि को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर से ताप, दाब आप कौन सा आ गया मेरे भाई, ये वाला आ गया। दूसरा बात करते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे तेज और सबसे बड़े होते हैं और सबसे शक्तिशाली होते हैं। इसका जो उपयोग होता है साथियों जैसे जटिल गणनाओं में होता है, जैसे मौसम की भविष्यवाणी हो गई, उसके अंदर से प्रयोग होगा, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर साथियों सुपर कंप्यूटर के बाद में अधिक शक्तिशाली होते हैं और इसका जो उपयोग होता है बड़े संगठनों या फिर मुख्यालय के रूप में किया जाता है, जैसे रेलवे आरक्षण हो गया, उसके अंदर से हवाई जहाज आरक्षण हो गया, उसमें से किया जाता है, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर, तो ये आपके यहाँ पर से कौन सा आएगा, पॉम टैब, नोटबुक, लैपटॉप, इसमें से ये आ जाता है मेरे भाई। तो ये इसमें मिला दो। तो आपका जो सही कथन रहने वाला है तो कौन सा रहेगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट दे रखा है कि निम्नलिखित इनपुट आउटपुट डिवाइसों का उनकी श्रेणी के साथ में सही मिलान करना है। एक तरफ आपको डिवाइस दे रखी है, दूसरी तरफ आपको श्रेणी दे रखी है। तो सबसे पहले बात करें मेरे भाई, यहाँ पर से कौन सा दे रखा है, मॉनिटर दे रखा है। क्या दे रखा है मेरे भाई, मॉनिटर है साथियों, ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। तो कैसे आ जाती है मेरे भाई, यहाँ पर से याद रखना मॉनिटर क्या है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस आ जाती है। दूसरा बात करते हैं स्कैनर। तो स्कैनर क्या करता है मेरे भाई, ये एक इनपुट डिवाइस है। कैसी है, इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर के बारे में बात करें तो साथियों प्रिंटर के अंदर से क्या होता है, ये एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है, ये आ गया। टच स्क्रीन बात करें तो साथियों इनपुट और आउटपुट दोनों में इसका प्रयोग होता है, तो यहाँ पर ये इसमें मिला दो मेरे भाई। तो यहाँ पर से आपका जो सही कथन रहेगा ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्लास में अच्छा मज़ा आ रहा होगा साथियों, और सचमुच में आपका रिवीजन हो रहा होगा, ठीक है। और रीट के अपन जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारों का रिवीजन करने वाले हैं मेरे भाई। एमसीक्यूज के हिसाब से आप मेरे पीछे की क्लासेस जाकर देख सकते हो, जिसके अंदर से वीडियो के लिए लगाई, अपने पटवार के लिए लगाई, फोर्थ ग्रेड के लिए लगाई, उन सभी के अंदर से साथियों अपने जो सवाल थे वो हर एग्जाम में छपे हैं, ठीक है। और साथियों अपन पहले क्या करेंगे कि L1 और L2 के अंदर से दोनों में जो कॉमन सब्जेक्ट हैं उनका देखेंगे, और बाद में साथियों अपन L1 और L2 के जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं उनके अपन MCQs के रूप में देखने वाले हैं। मतलब कि मोटा मोटी तौर पर बात करें तो उनका कंप्लीट रिविजन हो जाएगा मेरे भाई। तो याद रखना, देखो साथियों आगे सवाल दे रखा है, निम्नलिखित नेटवर्कों के प्रकारों का उनकी भौगोलिक सीमा के आधार पर उनका सही मिलान करना है, ठीक है। एक तरफ आपको नेटवर्क दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनकी भौगोलिक सीमा दे रखी है। तो सबसे पहले बात करें पैन की फुल फॉर्म होती है पर्सनल एरिया नेटवर्क। यह सबसे छोटी दूरी का नेटवर्क होता है जिसका उपयोग अपन व्यक्तिगत डिवाइसों को जोड़ने के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पर से साथियों कौन सा आएगा, ये आ गया पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये आ गया। दूसरा बात करते हैं लेन, जिसको लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क साथियों ये स्थानीय क्षेत्र का नेटवर्क होता है, जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, ऑफिस की बाउंड्री हो गई, इसमें से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इसमें आ गया। दूसरा बात करते हैं मैन के अंदर से साथियों क्या होता है, इसकी मैन की फुल फॉर्म होती है, याद रखना साथियों, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहा जाता है। यह शहरी क्षेत्र का नेटवर्क है जो विभिन्न लेन को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो साथियों ये इसमें ये आ गया। दूसरा बात करते हैं वैन का साथियों वाइड एरिया नेटवर्क कहा जाता है।
तो इसके अंदर से साथियों ये एक सबसे बड़े भौगोलिक क्षेत्र नेटवर्क को जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। जैसे अपने एक इंटरनेट हो गया, तो ये इसमें मिला दो। ये लो भाई, आपका क्वेश्चन बन गया और इसका आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? पहले वाला ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट कौन सा दे रखा है मेरे पास? सवाल दे रखा कि ईमेल से संबंधित शब्दावली और उनके अर्थों का सही मिलान करना है। ठीक है, एक तरफ आपको शब्दावली दे रखी है, दूसरी तरफ आपको अर्थ दे रखे हैं। सबसे पहले बात करें सीसी। सीसी को क्या कहते हैं मेरे भाई? कार्बन कॉपी कहा जाता है। ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं बीसीसी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी इसको कहा जाता है। ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? जो ईमेल के अंदर से विषय होता है उसको सब्जेक्ट कहा जाता है। दूसरा बात करते हैं स्पैम। इसमें से क्या होता है साथियों? जंक या फिर अवांछित जो ईमेल होते हैं उसको कहा जाता है। ये इसमें मिला दो मेरे भाई, तो आपका आंसर बनकर तैयार हो गया। और यहाँ पर से साथियों कौन सा रहेगा? ए सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा है साथियों 21 का। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात डायनेमिक रैम बोले तो डी रैम के लिए सत्य नहीं है, वो बात कही गई है। तो देखो, सबसे पहले बात करें, यह मेमोरी ट्रांजिस्टर तथा कैपेसिटर से बनी होती है, इसकी बात एकदम सही है। दूसरा बात करें तो साथियों एस रैम की तुलना में धीमी और सस्ती होती है। कौन होती है? डायनेमिक रैम होती है मेरे भाई। देखो साथियों, एक तो होती है एस रैम होती है, और दूसरा बात करने वाला नाम होता है उसका डी रैम का होता है। ये रैम के ही दो भाग आपको देखने को मिलेंगे, जिसको एक को कहा जाता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और दूसरे वाले को डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। ये थोड़ा बहुत याद रख लेना मेरे भाई। ठीक है, और साथियों इसको बार बार रिफ्रेश करने की नीड नहीं होती है, इसको रिफ्रेश करने की नीड होती है। तो यहाँ पर से क्या लिखा गया है? इसे नियमित अंतराल के बाद रिफ्रेश किया जाता है। बात एकदम सही है मेरे भाई। दूसरा बात करें, इसका उपयोग आजकल कैश मेमोरी में किया जाता है। लाला यहाँ पर से बात गलत आती है, ये बात यहाँ पर से गलत रहेगी। क्यों गलत रहेगी साथियों? तो यहाँ पर से साथियों यहाँ पर से एस रैम का प्रयोग होता है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी का प्रयोग किया जाता है कैश मेमोरी की जगह। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में मदरबोर्ड से जुड़े सभी हार्डवेयर जिस मुख्य बोर्ड से जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं मेरे भाई? याद रखना, उसको क्या कहते हैं? मदरबोर्ड कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? मदरबोर्ड कहा जाता है। अब थोड़ा सा अपन डिटेल बात कर लेते हैं। जैसे सीपीयू हो गया, सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है मेरे भाई। यह केंद्रीय संसाधन इकाई है, और इसका कंप्यूटर के उसको मस्तिष्क भी कहा जाता है। जैसे आपका दिमाग है वैसे ही ये कंप्यूटर का दिमाग होता है। दूसरा बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर। तो ये साथियों इसको सीपीयू भी कहा जाता है, जो सिलिकॉन पदार्थ से बनी एक माइक्रोचिप होती है। ठीक है, और आपको मदरबोर्ड आपको पता चलेगा साथियों। रैम में बात करें तो साथियों एक प्रकार की मेमोरी होती है, मदरबोर्ड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखो साथियों, सवाल दे रखा है 23 का सवाल क्या कहता है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ऑप्टिकल फाइबर से जो केबल है मेरे भाई, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा मेरे भाई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल दे रखा है कि विश्व का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? तो किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था मेरे भाई? याद रखना, ये 4004 है, ये इंटेल कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट कौन सा दे रखा है? सवाल दे रखा है कि क्यूआर कोड रीडर के संबंध में कौन सा कथन सही है, वो पूछा गया। सबसे पहले बात करें, यह एक वन डायमेंशनल मशीन है जिसे पढ़ने हेतु प्रयोग किया था, बात गलत आती है। दूसरा बात करें, क्यों? क्योंकि यह 2 डायमेंशनल मशीन है। दूसरा दे रखा है कि यह एक प्रकार का बार कोड है जिसमें अधिकतम 7089 अंकों को संग्रहित किया जा सकता है। ये बात वैसे तो सही है साथियों, क्यों सही है? लेकिन ये बात कर रहा है कि क्यूआर रीडर के संबंध में बात हो रही है, तो ये बात भी यहाँ पर से गलत आती है। दूसरा बात करें मेरे भाई, सवाल दे रखा है, यह एक 2 डायमेंशनल मशीन है जिसे पढ़ने हेतु प्रयोग किया जाता है, और इसका उपयोग यूआरएल या फिर अन्य जानकारी को संग्रहित करने हेतु किया जाता है। बात एकदम सही आती है मेरे भाई। यूआरएल की फुल फॉर्म थोड़ा सा याद रख लेना मेरे भाई। तो इसको क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा है 26 का। 26 का सवाल क्या कर रहा है कि वह मेमोरी माप इकाई
जो लगभग 10 लाख या 10 की पावर 6 बाइट्स के बराबर होती है क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है मेरे भाई? याद रखना, उसको मेगाबाइट या फिर MB कहा जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। दूसरा बात करें मेरे भाई, दूसरा कौन सा दे रखा है यहाँ पर से? दूसरा दे रखा है, देखो सवाल है कि इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र EFT के साधन कौन से हैं? यहाँ पर से सवाल दे रखा है, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से, और पांचवा ये आ गया। तो साथियों, जो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र है इसका प्रयोग E-बैंकिंग में भी होता है, ATM कार्ड में भी होता है, डेबिट कार्ड में भी होता है, क्रेडिट कार्ड में भी होता है, एक POS मशीन भी होती है, पॉइंट ऑफ सेल जिसको कहा जाता है। याद रखना मेरे भाई, ठीक है, ये सारों के अंदर से इसका प्रयोग होता है। तो यहाँ पर से साथियों कौन सा रहेगा? उपयुक्त सभी सही रहेगा। ये POS की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है, तो यहाँ थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, विश्व व्यापार संगठन WTO का गठन किस वर्ष हुआ था? तो साथियों, WTO का जो गठन होता है वो 1995 में होता है, थोड़ा सा याद रख लेना। कब होता है? 1995 के अंदर से। अब 1967 में क्या होता है मेरे भाई? 1967 में, इस वर्ष में विश्व बौद्धिक संपदा WIPO की स्थापना होती है। 1969 में बात करें तो साथियों, विश्व का प्रथम नेटवर्क होता है। ठीक है, प्रथम जो नेटवर्क है उसका प्रयोग किया गया था, ये वो भी याद रख लेना। दूसरा बात करें तो देखो साथियों, यहाँ पर से दो मेन जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है कि E-कॉमर्स के संदर्भ में C2B का अर्थ आपसे पूछा गया। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, तो याद रखना कंज्यूमर टू बिजनेस कहा जाता है। क्या कहते हैं मेरे भाई? कंज्यूमर टू बिजनेस इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका D सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है, वह नेटवर्क डिवाइस जो एक ही नेटवर्क के दो सामान्य एरिया नेटवर्क को आपस में जोड़ने हेतु प्रयोग किया जाता है। तो साथियों वो कौन सी होती है उसके बारे में अपने बात करें तो साथियों कौन सी होती है? वो होती है ब्रिज। ठीक है, किसका होता है? ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे बात की जाए राउटर के बारे में, तो राउटर क्या करता है साथियों? यह विभिन्न प्रोटोकॉल पर आधारित विभिन्न नेटवर्क को जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। गेटवे बात करें तो साथियों, ये विभिन्न प्रोटोकॉल पर आधारित विभिन्न नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए इसका प्रयोग होता है साथियों। और हब आ गया मेरे भाई, यह एक मल्टी पॉइंट नेटवर्किंग डिवाइस है। इसका उपयोग लोकल एरिया नेटवर्क में किया जाता है, लेकिन सभी को एक ही बिंदु से जोड़ने के लिए इसका प्रयोग होता है, याद रखना है। और ब्रिज क्या होता है साथियों? एक ही नेटवर्क के दो सामान्य एरिया नेटवर्क को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है कि डिजिटल कंप्यूटर में डेटा को किस आधार पर प्रोसेस किया जाता है? तो साथियों, डिजिटल जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर से साथियों 0 और 1 में फॉर्म काम होता है। तो इसको क्या कहते हैं साथियों? याद रखना, यहाँ पर से बाइनरी डेटा के अंदर से होता है, बोल तो डेसिमल नंबर में। ऑप्शन नंबर आपका A सही रहेगा। सॉरी, डेसिमल नंबर नहीं, बाइनरी नंबर। ऑप्शन नंबर आपका C सही रहेगा, 0 और 1 के अंदर से। ठीक है, डेसिमल के अंदर से तो दूसरे नंबर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है 32 का। 32 क्या कर रहा है कि E-गवर्नेंस के तहत पुलिस अधिकारियों की सूचना और अपराधियों की जानकारी किस सेवा के अंतर्गत डेटाबेस में रखी जाती है? तो किस में रखी जाती है मेरे भाई? E-पुलिस में रखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट कौन सा दे रखा कि फर्मवेयर क्या है? तो फर्मवेयर के बारे में बात के साथ ये क्या होता है कि प्रोग्रामों का समूह जिसे निर्माण के दौरान रीड ओनली मेमोरी में लिखा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका B सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई 34 का, CPU की शक्ति को सामान्यतः किस में मापा जाता है? तो CPU की जो शक्ति होती है मेरे भाई, इसको किस में मापा जाता है? तो याद रखना हर्ट्ज में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? हर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक है, दूसरा बात करें साथियों बाइट, यह एक मेमोरी की मापन इकाई आती है। बिट्स बात करें तो साथियों यह मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है। PPM बात करें तो साथियों पेज पर मिनट कहा जाता है। यह लेजर प्रिंटर की गति मापने की एक इकाई होती है। और हर्ट्ज आपको पता चल ही चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई 35 का सवाल दे रखा है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा एक निम्न स्तरीय भाषा, बोले तो लो लेवल लैंग्वेज नहीं है, वो बात हो रही है। तो साथियों कौन सी नहीं है? ये C++ है साथियों, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज आपको देखने को मिल जाती है। मशीनी भाषा और असेंबली भाषा साथियों ये निम्न स्तरीय भाषा है, लेकिन जैसे C++ हो गया, HTML होगा, जावा हो गया, ये सारे के सारे साथियों क्या जाती है मेरे भाई, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर से शामिल होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है WIPO का मुख्य कार्य क्या है? WIPO का जो मुख्य कार्य बात करें तो साथियों
विश्वव्यापी जो बौद्धिक संपदा का संरक्षण करना आपको देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। अब जैसे विश्व व्यापार को बढ़ावा देने का काम कौन करता है मेरे भाई, इसका जो मुख्य होता है वो WTO का होता है, ठीक है। और विश्वव्यापी बौद्धिक संपदा का संरक्षण करना ये WIPO का जाता है। दूसरा बात करें मेरे भाई, दूसरा कौन सा दे रखा है कि संयुक्त राष्ट्र के संधियों का संचालन करना, ये साथियों WIPO के साथ ही 24 अंतर्राष्ट्रीय संधियों का संचालन करता है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य साथियों बौद्धिक संपदा का संरक्षण आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करें मेरे भाई, दूसरा कौन सा दे रखा है कि देशों के बीच जो व्यापारिक विवादों का हल करने का अपने बारे में बात करें तो साथियों इसका कार्यक्षेत्र कौन सा आएगा, ये WTO का कार्यक्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है 37 का, लेन लोकल एरिया नेटवर्क में उपयोग होने वाला सबसे साधारण प्रकार की केबल कौन सी है। सबसे साधारण कबाल की बात करें तो साथियों आती है ट्विस्टेड पेयर केबल। कौन सी है, ट्विस्टेड पेयर केबल आपको देखने को मिल जाती है। अब सबसे पहले बात करें कोएक्सियल केबल, तो कोएक्सियल केबल का जो प्रयोग होता है साथियों लंबी दूरी के टेलीफोन संचार और उच्च जो गति के जो ब्रॉडबैंड में इसका प्रयोग होता है। और दूसरा बात करें तो ऑप्टिकल फाइबर केबल, यह भी लंबी दूरी तथा उच्च गति का संचार है तो इसका प्रयोग होता है साथियों। और ट्विस्टेड वेयर आपको देखने को मिल गया, ठीक है। और एक और आ जाता है मेरे भाई, कौन सा दे रखा है यहाँ पर, थिन नेट दे रखा है। यह कोएक्सियल केबल का एक प्रकार है जिसका उपयोग बात करें तो साथियों एक लोकल एरिया नेटवर्क में किया जाता है, लेकिन ट्विस्टेड पेयर सबसे साधारण पेयर आपको देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 38 का सवाल दे रखा है। सवाल है मेरे भाई कि भारत में निर्मित प्रथम स्वदेशी कंप्यूटर का नाम क्या है, जिसे IIT मद्रास ने बनाया था, तो वो कौन सा है मेरे भाई, याद रखना वो आता है शक्ति। कौन सा आता है, शक्ति आता है मेरे भाई, याद रखना। भारत में निर्मित प्रथम स्वदेशी कंप्यूटर का नाम है जिसे IIT मद्रास के द्वारा बनाया गया था। तो ये परम 8000 क्या है, तो परम 8000 मेरे भाई भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है जिसका जनक मेरे भाई विजय कौन जाता है, भारद्वाज आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। एक सिद्धार्थ में बात करें तो साथियों ये भारत का पहला पर्सनल कंप्यूटर है, याद रखना मेरे भाई। एक शक्ति आपको पता चल गया। और दूसरा बात करें मेरे भाई यहाँ पर से क्या होता है, ये एका क्या है, एका साथियों टाटा समूह द्वारा विकसित किया गया एक सुपर कंप्यूटर आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, दे रखा है मेरे भाई 39 का सवाल, बूटिंग प्रक्रिया का अर्थ आपसे पूछा गया है। तो बूटिंग होती क्या है मेरे भाई, तो बूटिंग के अंदर साथियों एक कंप्यूटर को ऑन ऑफ करने की प्रक्रिया आपको देखने को मिलती है। और मुख्य रूप से बात करें तो बूटिंग दो प्रकार की होती है, एक तो होती है मेरे भाई कोल्ड बूटिंग और एक होती है मेरे भाई कौन सी, हॉट बूटिंग आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। कोल्ड बूटिंग क्या होता है कि कंप्यूटर को बंद करके दोबारा से चलाना होता है। और यहाँ पर से साथियों जो हॉट बूटिंग होती है इसमें से कंप्यूटर को ऑफ करने की जरूरत नहीं होती है साथियों, इसमें से रीस्टार्ट या फिर हाइबरनेशन के अंदर से प्रयोग किया जाता है बस, ठीक है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है 40 का, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, बोले तो GUI की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, पर GUI पर आधारित नहीं है वो पूछा गया है, ठीक है। तो वो कौन सा है मेरे भाई, GUI के अंदर से बात करें तो जिसके अंदर से चित्र नहीं दिखते, मेन चीज़ बात करें तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित नहीं है वो सवाल पूछा गया। तो साथियों कौन सा आता है, डोस आता है जिसको डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है, याद रखना है। ये किस पर आधारित है मेरे भाई, ये CUI पर आधारित है। और ये CUI की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, इसको क्या कहते हैं कि कैरेक्टर कमांड यूजर इंटरफेस कहा जाता है। GUI और CUI दोनों की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, ठीक है। दोनों की जनों को याद रख सकते हो साथियों। दूसरा बात करें जैसे MS विंडो XP है साथियों, ये GUI पर आधारित है। लिनक्स हो गया, एंड्रॉइड हो गया, सारे GUI पर आधारित है। लेकिन साथियों यहाँ पर से CUI क्या होता है, कैरेक्टर कमांड यूजर इंटरफेस होता है, जिसमें आपको कोई भी काम करने के लिए क्या होता है साथियों, कोई कमांड देनी पड़ती है, कोई कोड लिखना पड़ता है, तब ये काम होता है। और जो GUI होता है साथियों, जिसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहा जाता है, जैसे आपके पास में यूट्यूब का चैनल से दिखाया और इस पर आपने क्लिक किया और आराम से आपने रील देख ली, या फिर इंस्टाग्राम पर आपने शॉर्ट्स बनाया, या अगर आपने काम कर लिया, इस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ये तो GUI का आधारित है। और जो CUI बात करें तो साथियों इसमें क्या होता है कि कोई भी काम करने के लिए कमांड की जरूरत होती है, ठीक है। फिर कोई भी कमांड के मतलब कि कोई भी काम कर, जैसे आपको कोई गाना सुनना है तो गाना सुनने के लिए आप क्या करोगे साथियों, कोड लिखना पड़ेगा। इतना बड़ा कोड लिखने के लिए साथियों क्या होता है, ये यूज़र फ्रेंडली नहीं होता है, जबकि जो GUI होता है साथियों एक यूज़र फ्रेंडली आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल कौन सा दे रखा है, सवाल दे रखा है कि साइबर सुरक्षा खतरों के संदर्भ में मालवेयर क्या है। तो मालवेयर के बारे में बात करें तो साथियों यह एक हानिकारक सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग कंप्यूटर के उपलब्ध संसाधनों को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका C सही रहेगा,
ठीक है। वह प्रक्रिया जिसे बग को ढूंढा और हटाया जाता है, बात गलत आती है साथियों यहाँ पर से। ठीक है। दूसरा बात करते देखो साथियों यहाँ पर से, इसको क्या कहता है, इसको डीबगिंग कहा जाता है। और दूसरा बात का दूसरा कौन सा दे रखा है कि एक सॉफ्टवेयर जिसे फ्री में उपयोग किया जाता है, तो ये आपको पता ही है मेरे भाई, इसका अंदर से क्या होता है यहाँ पर से, उसको फ्रीवेयर कहा जाता है। ये अपना आंसर आ जाता है। ठीक है। और दूसरा बात करें साथियों, एक सॉफ्टवेयर जिसे खरीदने से पहले एक निश्चित समय तक उपयोग करके देखा जा सकता है, उसको क्या कहते हैं, शेयरवेयर कहा जाता है। ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य कौन कौन से हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य कौन कौन से हैं मेरे भाई, जो मेमोरी मैनेजमेंट का काम करेगा, प्रोसेस मैनेजमेंट का काम करेगा, फाइल मैनेजमेंट का काम करेगा, और साथ ही बात करें तो साथियों यहाँ पर से यूज़र मैनेजमेंट का भी काम करेगा, और साथ ही बता रखा है यहाँ पर से इनपुट आउटपुट का भी प्रबंधन करता है। तो सारे के सारे सही हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर से सही लगा दो। ठीक है लाला। नेक्स्ट बात करते हैं, वह तकनीक जिसे में डेटा संचार के दौरान डेटा को एक ही समय में दोनों दिशाओं में ट्रांसमिट किया जा सकता है, तो साथियों उसको क्या कहलाते हैं, उसको कहा जाता है साथियों कि फुल डुप्लेक्स कहा जाता है। क्या कहते हैं मेरे भाई, फुल डुप्लेक्स कहा जाता है। डेटा संचार का वह माध्यम जो डेटा को एक ही समय दोनों दिशाओं में ट्रांसमिट कर सकता है, जैसे चैट बॉक्स हो गया, मोबाइल संचार हो गया। ये उदाहरण आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे आप बाबू सोना नहीं करते रहते कि मेरे भाई वो उधर से चपर चपर करती रहती है, आप इधर से चपर चपर करते रहते हो, तो ये यहाँ पर से क्या आता है कि फुल डुप्लेक्स के अंदर से आपको देखने को मिल जाता है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि सिंप्लेक्स क्या होता है। सिंप्लेक्स बात करें तो साथियों यहाँ पर से साथियों बात करें तो सिंप्लेक्स क्या होता है कि डेटा को केवल एक ही दिशा में भेजा जा सकता है, जैसे टीवी रेडियो, इसका उदाहरण देखने को मिलेगा। दूसरा बात करें तो मेरे भाई हाफ डुप्लेक्स के अंदर से क्या होता है कि साथियों डेटा को दोनों दिशाओं में भेजा जा सकता है, लेकिन साथियों यहाँ पर से क्या होता है कि पहले एक को भेजना पड़ेगा, बाद में दूसरे भेजने वाले के बाद में दोबारा से उसको प्राप्त करने के बाद में उसको भेजना पड़ेगा, जैसे अपन फैक्स मशीन बोल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से एक दे रखा है बाई डायरेक्शनल वाला। बाई डायरेक्शनल के अंदर से क्या होता है साथियों, ये केवल एक दिशा में होता है, संचार मोड के अंदर से आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है। कम्युनिकेशन में नहीं मिलता, ये तीनों ऊपर को देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, 44 का सवाल दे रखा है। सवाल है, सुपर कंप्यूटर की गति किस इकाई में मापी जाती है, तो साथियों फ्लॉप्स में मापी जाती है। किस में मापी जाती है, फ्लॉप्स में मापी जाती है। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड इसको कहा जाता है, थोड़ा सा याद रखना फुल फॉर्म। ठीक है। दूसरा बात करें मेरे भाई, यहाँ पर हर्ट्ज क्या है, सीपीयू की गति मापी जाती है। पीपीएम आपको पता ही है मेरे भाई। एक आता है साथियों सीपीएस, करेक्टर पर सेकंड इसको कहा जाता है साथियों, यहाँ पर से साथियों देखने को मिल जाता है। लेकिन बात का तो जो आपका आंसर रहेगा वो फ्लॉप्स में आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है देखो, कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी के प्रकारों के संबंध में CDRW का अर्थ आपसे पूछा गया। CDRW बात करें तो साथियों इसमें बार बार लिखा और मिटाया जा सकता है, यही आपका अर्थ आ जाता है। ठीक है। मतलब कि रीड और राइट अपन बोल सकते हैं इसके अंदर से। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, 46 का सवाल दे रखा है, वह इनपुट डिवाइस जिसका उपयोग मुख्य रूप से हस्तलिखित रूप से टेक्स्ट को इनपुट करने हेतु किया जा सकता है, किया जाता है, तो वो कौन सा आएगा मेरे भाई, याद रखना वो आएगा ग्राफिक्स टैबलेट, बोले तो डिजिटाइजर बोल सकते हैं अपन इसके अंदर से। दूसरा बात करें MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, साथ ही जो आपके बैंकिंग का जो चेक पढ़ने का काम आता है। OMR आपको पता है मेरे भाई, इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रखना, ऑप्टिकल मार्क रीडर्स को कहा जाता है आपकी OMR पढ़ने के लिए। OCR बात करें तो साथियों ऑप्टिकल करेक्टर रीडर्स को कहा जाता है, तो थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, 47 का सवाल दे रखा है, वह नेटवर्क टोपोलॉजी जो सबसे विश्वसनीय तथा सबसे महंगी टोपोलॉजी है और इसे वायरलेस टोपोलॉजी भी कहा जाता है, कौन सी है, तो साथियों वो कौन सी आती है मेरे भाई, याद रखना वो आ जाती है मेश टोपोलॉजी। कौन सी आती है मेरे भाई, मेश टोपोलॉजी आती है। मेश टोपोलॉजी सबसे विश्वसनीय, सबसे महंगी है और इसमें से सबसे अधिक केबल की आवश्यकता होती है और इसलिए इसको वायरलेस टोपोलॉजी भी कहा जाता है और इसका जो उपयोग होता है साथियों मोबाइल नेटवर्क में किया जाता है। ठीक है। एक आता है साथियों रिंग टोपोलॉजी, इसमें पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क टोपोलॉजी, इसमें एक वर्ताकार लूप से जुड़ी रहती है। एक आता है साथियों स्टार टोपोलॉजी, इसमें से केंद्रीय हब के द्वारा जो डिवाइसें होती हैं वो जुड़ी रहती हैं। एक आती है साथियों हाइब्रिड टोपोलॉजी, इसके अंदर से साथियों दो टोपोलॉजियों को मिलाकर एक नई टोपोलॉजी का निर्माण होता है, उसको हाइब्रिड टोपोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सा दे रखा है, 46 का दे रखा है। सवाल है कि कीबोर्ड पर मौजूद नेविगेशन कीज की संख्या आपसे पूछी गई। नेविगेशन की संख्या कितनी होती है मेरे भाई, 4 होती है। किस प्रकार से, एक लेफ्ट हो गया, एक ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, इस प्रकार से आपको देखने को मिलती है, इसको नेविगेशन की कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा।
वहीं बात करते हैं अपने पास में से एफ, ये क्या है 12 क्या है मेरे भाई, तो ये याद रखना ये फंक्शन कीज हैं जो F1 से लेकर F12 तक की इनकी संख्या होती है। कितनी होती है? F1 से F तक होती है। और दूसरा बात करें 101 से लेकर 108 क्या है मेरे भाई, ये मानक कीबोर्ड के अंदर से जो कुल बटनों की संख्या आपको देखने को मिलती है। फिर एक और आता है मेरे भाई ये 6 क्या है, इसको साथियों क्या कहते हैं, मॉडिफायर की कहा जाता है। मॉडिफायर की के अंदर से बात करें तो कौन कौन से आएंगे, कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट, 3 एक तरफ होंगे 3 एक तरफ होंगे, इस प्रकार से 6 होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, दे रखा है 49 का सवाल। 49 का सवाल है कि ई लर्निंग की एसिंक्रोनस विधा का उदाहरण कौन सा है। तो साथियों वो कौन सा आता है, वो याद रखना मेरे भाई, वो इसके अंदर से बात करें तो कौन सा आएगा, वो आएगा ईमेल संदेश। ईमेल संदेश होता है वो साथियों क्या जाते हैं, एसिंक्रोनस जो लर्निंग का उदाहरण आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, और जैसे लाइव सैटेलाइट है ये साथियों सिंक्रोनस लर्निंग का आएगा, और जैसे लाइव वीडियो का ये भी आपको कॉन्फ्रेंसिंग, और कौन सा आएगा मेरे भाई, ये भी आपको सिंक्रोनस लर्निंग का आएगा। एक आता साथियों लाइव रेडियो प्रसारण, इसमें से ये भी सिंक्रोनस लर्निंग का उदाहरण आपको देखने को मिलता है। और नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी बोले तो आईसीटी के सामाजिक प्रभावों के संबंध में साहित्यिक चोरी को शिक्षा के क्षेत्र में क्या कहा जाता है। तो साथियों उसको क्या कहते हैं मेरे भाई, याद रखना, उसको कहते हैं शैक्षणिक बेईमानी। क्या कहते हैं मेरे भाई, शैक्षणिक बेईमानी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। तो साथियों आज अपनी इस क्लास के अंदर से 50 एमसीक्यूज करेंगे। आगे के जो आपके 3 और बचे हैं मेरे भाई, 250 एमसीक्यूज बचे हैं, उसको अपन आगे की क्लास में देखेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो अपन इस वीडियो को अपन ये समाप्त करते हैं मेरे भाई, और जुड़े रहना मेरे भाई। जितने भी सब्जेक्ट हैं अपन आपके रीड के लेवल 1 और लेवल 2 के सारे सब्जेक्टों को अपन चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले जो अपन कॉमन सब्जेक्ट हैं L1 और L2 उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे, या फिर बोल सकते हैं कि L1 और L2 में जो कॉमन सब्जेक्ट है वो मेरे भाई एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। स्कोरिंग सब्जेक्ट क्यों बोल रहा हूँ मेरे भाई, क्योंकि हर एग्जाम में आपने पढ़े हैं वो सब्जेक्ट, इसलिए आप उनको आप इजीली से क्या कर सकते हो साथियों, याद कर सकते हो, और उनको सारी चीज़ें आपको पता रहती हैं, तो इसलिए अपन उसको बोल सकते हैं कि वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। उन पर काम करेंगे मेरे भाई। बाद में साथियों L1 और L2 के जो सब्जेक्ट हैं उन पर अपन काम करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। क्लास की जो PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर लेना। हर क्लास की PDF वहाँ पर आपको मिल जाती है।